और इधर से भी सुनाई देती है और इधर से भी जो आवाज सुनाई दे रही है, ये जो आवाज सुनाई दे रही है, ये अच्छा लग रहा है कि बरेली के लोग ये बात जान गए हैं। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ये बात अगर बरेली वाले भी जान गए तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उसमें एक है कि एक के साथ अनेक हैं, ये बताइए पहले हमें। और फिर ये बात अगर आप जान गए हो, अगर ये बात आपकी समझ में आ गई है, तो बताओ चौकी छीनोगे कि नहीं छीनोगे चौकी, ये बताओ। तो जहां ये गठबंधन, ये जो गठबंधन महापरिवर्तन के लिए है, वहीं ये गठबंधन चौकी छीनने वाला भी गठबंधन है। और फिर बहुत कहा इन्होंने कि अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन पता नहीं कितने किलोमीटर दूर रहते हैं, हमें नहीं पता। कितने किलोमीटर दूर है अच्छे दिन, हमें आपको नहीं पता। क्योंकि 5 साल गुजर गए, 5 साल। अब लगता है अच्छे दिन के लिए आपको इन दोनों को लोकसभा में भेजना पड़ेगा, तभी आएंगे हमारे आपके अच्छे दिन, उससे पहले नहीं आने वाले। लोग कहते हैं कि बरेली नहीं जीत सकते। लोग हमें बताते हैं कि बरेली नहीं जीत सकते। बीजेपी के लोग कहते हैं कि बरेली नहीं जीत सकते। ये कमरे में और टीवी पर जब कहते हैं तो बोले बरेली नहीं जीत सकते हैं, लेकिन जब वो कागज कलम और हिसाब किताब लगाते हैं तो कहते हैं बरेली अब नहीं बचने वाली है। और फिर बरेली कैसे बचेगी जब हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी अपनी लोकसभा नहीं बचा पाए थे। अभी सुना है बाबा जी आए थे यहां पर, मुख्यमंत्री जी यहां नहीं लेकिन बगल में आए थे, आपके यहां आए थे, आपकी लोकसभा और आपके में। हमने सुना है कि बाबा मुख्यमंत्री जी आए थे और बाबा मुख्यमंत्री जी जो बातें कह रहे थे कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया, कानून व्यवस्था पहले चौपट थी, बेरोजगारी खत्म कर दी, पुरानी सरकार ने बेरोजगारी, अपनी उपलब्धियां बता रहे थे। और हमें लगता है कि उनकी उपलब्धियां उन्हें, या जो विकास कार्य गिना रहे थे वो दिखाई नहीं दे रहे उन्हें, या फिर दिखाई उन्हें नहीं दे रहे थे। लगता है आंखों से लगता धुंधला दिखाई दे रहा होगा, या आंख कमजोर हो गई होगी, उन्हें मुद्दे नहीं दिखाई दे रहे हैं। और बरेली के लोग बताओ, जिनकी आंख धुंधली दिखाई देने लगे या कमजोर हो जाए, उनके लिए आपके पास इलाज क्या है? कुछ इलाज आप रखते हो उनके लिए भी। अब लगता बाजार में कम मिल रहा है या बाजार कम हो गया उसका। जिनकी आंखों से कम दिखाई देता हो या आंख कमजोर हो गई हो, तो बरेली के लोग बताओ क्या लगाना चाहिए उन्हें? आप ही हो जो उनकी आंख ठीक कर सकते हो, वरना कोई आंख ठीक नहीं कर सकता उनकी।
और प्रधानमंत्री जी क्या कह के गए थे, याद कीजिए आप। प्रधानमंत्री जी कह के गए थे कि हम आपका मंजा, दूसरा वाला मंजा लाएंगे। कौन से मंजे की बात की हमें नहीं पता। कह रहे थे चीन का मंजा नहीं आएगा, आपके बरेली का मंजा बिकेगा। ऐसे ही तो कुछ कह गए थे प्रधानमंत्री जी। ये पता नहीं कहां से पतंग काट रहे थे, लेकिन हम समाजवादी लोग, गठबंधन वाले लोग हैं, पतंग उड़ाना जानते हैं और काटना जानते हैं। ऐसी जगह से काटेंगे कि पूरी की पूरी सद्दी भी साथ में चली जाएगी। बताओ, सद्दी के साथ जाएगी पतंग क्या नहीं जाएगी इस बार? और फिर प्रधानमंत्री जी पता नहीं कौन से झुमके की भी बात करके गए थे, याद कीजिए आप। उन्होंने गाना सुना होगा लेकिन फिल्मों के लिए कुछ नहीं किया। अपने समय पर सुना होगा उन्होंने वो गाना, अपने समय पर सुना होगा वो गाना, लेकिन फिल्मों के लिए कुछ नहीं न क्या कर पाए। अगर फिल्म की नीतियां, कार्यक्रम किसी ने बनाए और उसकी वजह से फिल्म बन गई बरेली में, बरेली की बर्फी अगर फिल्म बनी थी तो समाजवादियों की देन है, उन झुमके वालों की देन नहीं है। हर क्षेत्र में समाजवादियों ने काम किया है। हम जानना चाहते हैं कि काम क्या किया, ये बताओ, ये बताएं यहां के मंत्री। यहां के मंत्री जी बताएं कौन सा काम किया उन्होंने। हमसे मिले थे जब मैं मुख्यमंत्री था, मुझसे बोले कि हम यहां टेक्सटाइल का पार्क बनाएंगे, बरेली में आप जगह दे दो। बरेली में टेक्सटाइल पार्क बनेगा। हमने उससे कहा कि हमें कितनी अच्छा लग रहा है कि हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री भी हैं, आप भी इस विभाग के मंत्री हैं, और हमने कहा कि टेक्सटाइल पार्क अगर आप बरेली में बनाना चाहते हो तो फर्रुखाबाद में भी बनेगा, और निफ्ट अगर एक खुला है रायबरेली में तो हम आपको जमीन देते हैं, आप लखनऊ में भी खोल दो, बरेली में खोलना चाहो तो खोल दो, और नोएडा में खोलना चाहो तो खोल दो। लेकिन अभी तक न टेक्सटाइल पार्क खुल पाए हैं, न निफ्ट बन पाए हैं। मंत्री जी थे और मंत्री जी बने रह गए, पूरा का पूरा 5 साल निकाल दिया इन्होंने। और किस विभाग के मंत्री थे? लेबर डिपार्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, यही तो विभाग है उनके पास। अगर 7 बार के एमपी, देश का प्रधानमंत्री उनके साथ, मुख्यमंत्री उनके साथ, सब विधायक उनके साथ, मेयर, सब कुछ उनके पास, लेकिन उसके बावजूद भी कोई अपने विभाग का काम नहीं कर पाए। नोटबंदी की, बताओ, नोटबंदी से सबसे ज्यादा हमारे काम करने वालों को नुकसान पहुंचा। जो हाथ से काम करते थे उनका नुकसान हुआ, जो जरदोजी करते थे नुकसान हुआ उनका, जो हमारे मजदूर थे उनका नुकसान हुआ, छोटा मोटा कारोबार करते थे उससे नुकसान हुआ। और नोटबंदी से न जाने कितने नौजवानों की नौकरी चली गई, किसी को नौकरी दोबारा नहीं मिल पाई। ये हालात पैदा किए थे नोटबंदी ने। और जिस समय नोट बंद करने की बात कही गई थी, उस समय कहा गया था कि नोटबंदी हो जाएगी तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नक्सल मामले नहीं होंगे देश के अंदर। लेकिन नोटबंदी ने बर्बाद किया हमारे सबको। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग नोटबंदी कर सकते हैं और नुकसान कर सकते हैं, नौकरियां छीन सकते हैं, लोगों की जान चली गई, बताओ भ्रष्टाचार कहां खत्म हो गया? एक अच्छी खासी व्यवस्था बनाई थी हमने 100 नंबर कि अगर पुलिस कहीं भी हो और अगर कोई तकलीफ में आ जाए, चाहे खेत में हो चाहे घर पर हो,
फोन मिलाता था, पुलिस पहुंच जाती थी मदद करने के लिए। लेकिन जब से ये बाबा मुख्यमंत्री जी की सरकार आई है, पता नहीं 100 नंबर को क्या हो गया है। और 100 नंबर चलाने वाले भी बिगड़ गए, वो भी कुछ गड़बड़ हो गए हैं। तो बताओ, नोटबंदी से कहां भ्रष्टाचार खत्म हो गया? ये पुलिस के लोग खड़े हैं, बताएं कि 5 साल में सबसे ज्यादा गाड़ियां किस सरकार ने दी थी आपको? और प्रमोशन भी सबसे ज्यादा किए थे। और उनके पुलिस के लोगों को बताओ, 2-2 परीक्षा देनी पड़ती थी, तब जवान बन पाते थे, केवल लाठी पकड़ने के लिए, डंडा पकड़ने के लिए। हमने कहा कोई परीक्षा नहीं होगी, आप 10वां 12वां के नंबर लाइए, दौड़ के दिखा दीजिए, अपने आप पुलिस में भर्ती हो जाओगे। ये अगर किसी ने किया था तो समाजवादियों ने करके दिखाया था। अगर कोई मेरिट वाला हो यहां तो बताओ, मेरिट से पास होकर के नौकरी लगी होगी इनके साथियों की, तुम्हारी लगी है क्या? तुम्हारे साथ वालों की लगी होगी मेरिट, कम से कम टेंशन खत्म कर दी। इनकी अच्छी ट्रेनिंग हो, अच्छे कपड़ा मिले, अच्छा खाना मिले, और इनके हाथ में डंडा हो तो अपने आप चोर को भगा लेंगे, कोई जरूरत नहीं किसी बहुत ज्यादा परीक्षा की। हमारे मुख्यमंत्री जी कह के गए कि पुरानी सरकार में बहुत अपराध होता था, बहुत घटनाएं होती थी, हमने तो 100 नंबर चलाया, और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी ने ठोको नीति चलाई। उन्होंने ठोको नीति समझा दी लोगों को और पुलिस को, और ठोको नीति के तहत कहीं पुलिस आम जनता को ठोक रही है, और कहीं आम जनता को मौका मिल गया वहां पुलिस ठोक रही है। बताओ, ये ठोको नीति, यही तो सिखाई मुख्यमंत्री जी ने, ठोको नीति। इतनी पुलिस के साथ अपमान कभी नहीं हुआ होगा जितना इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है अपमान। और अभी इटावा में बहुत दूर नहीं है, अभी भारतीय जनता पार्टी के सांसद, उनके साथियों ने एक दरोगा जी को ठोक दिया अभी। और दरोगा जी को इसलिए ठोक दिया कि वो फिल्म बना रहे थे कुछ मोबाइल से। सुनने में आया सांसद जी को छोड़ के सब पे धाराएं लगा दी हैं पुलिस ने। और फिर पुलिस तो और जनता में थी ठोको नीति, इनके विधायक सांसद भी सीख गए ठोको नीति। और एक जगह मैंने कहा कि बताओ, ये सबसे ज्यादा संस्कृति को बढ़ावा देने वाले, सम्मान करने वाली पार्टी जो अपने आप को दावा करती है, इनके विधायक सांसद जूता चला रहे हैं। और मैंने कहा कि ऐसा झगड़ा हुआ ठेके को लेकर के कि सांसद जी ने अपना जूता उतारा और विधायक जी के सर पर 21 तोपों की सलामी दे दी, 21 जूतों की सलामी दी। प्रेस के लोग बोले कि वो 21 नहीं थे, वो कम गिने हमने प्रेस के साथियों से कहा, वो रिकॉर्डिंग में है कि अगर कोई नहीं रोकता तो वो पूरे सांसद जी ने 21 जूतों की सलामी विधायक जी को दी है। बताओ, दी कि नहीं दी? सबने देखा। हमारे कैसे मुख्यमंत्री जी हैं, कहते हैं कि बताओ, समाजवादी लोग अली और बजरंगबली की बात कर रहे हैं। हम उन्हें बताना चाहते हैं, हमारे लिए दोनों ही सम्मान के लिए हैं, हम दोनों का ही सम्मान करते हैं, और हम तो सब जाति धर्म का सम्मान करने वाले लोग हैं। लेकिन हम आप जैसे नहीं हैं जो हनुमान जी की जाति बताने लगे। बताओ, भगवान हनुमान की जाति बताई भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कि नहीं बताई? कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा।
अच्छा हुआ उन्होंने यादव नहीं बताया उन्हें, लेकिन हम जानते हैं इस बार सब नाराज हैं इनसे और हमारे भगवान बजरंगबली भी नाराज हैं। और हम तो कहेंगे बरेली के लोग बहुत बंदर से परेशान हो, सुनने में आया है। अरे हनुमान चालीसा लगा दो, क्योंकि मुख्यमंत्री जी कहते हैं हनुमान चालीसा लगा दोगे तो बंदर नहीं आएंगे, बंदर सब भाग जाएंगे। इससे कैसों को सरकार बना दी, कैसों को मौका मिल गया, कैसों को मौका में दे दिया जनता ने। इसलिए हमने आपसे निवेदन करने आए हैं, आपसे अपील करने आए हैं। ये सब बातें आप जानते हो कि क्या हालत पैदा कर दी है देश की। आज हम सबसे ज्यादा बेरोजगारी में आगे हैं, हम बीमारियों में आगे हैं, हमारी पढ़ाई उस स्तर की नहीं है जिस तरह की पढ़ाई हो हमें नौकरी और रोजगार मिल जाए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किसान बर्बाद कर दिया, किसान को धक्का दे दिया, उनकी फसल चौपट हो गई। उन्हें गेहूं की तो कीमत हमेशा मिलती है, कोई सरकार बनी रहे, गेहूं की खरीद में दिक्कत नहीं आती क्योंकि बाजार में भी उसकी कीमत मिल जाती है। बताओ धान कैसे बिक गया, सरसों कैसे बिक गई, आलू का हिसाब किताब क्या हो गया। और कहा था कि हम 1.5 गुना मुनाफा देंगे हम अपने किसानों को, आय 2 गुनी कर देंगे, ना 1.5 गुना मुनाफा दे पाए, ना आय 2 गुनी कर पाए। उनकी खाद और यूरिया की बोरी से 5 किलो की खाद निकाल ली इन्होंने, ये धोखा दिया किसानों को। कहा था हम जानवर पकड़ लेंगे, उसके लिए हमने इंतजाम कर दिया है। हमारे किसान को अपने खेत बांधने पड़ रहे हैं, जानवर नहीं बने हैं, सरकार नहीं बांध पाई। हमारे किसान भाई खेत बांध रहे हैं, जानवर नहीं बांध पाई सरकार, खेत बर्बाद हो गए। अभी भी चीनी मिलों का बकाया है पैसा, किसान को पैसा नहीं मिला है अभी भी। ये हालत है। कह रहे हमने बहुत चूल्हे बांट दिए, सिलेंडर दे दिए, लेकिन बताओ कीमत क्या कर दी सिलेंडर और चूल्हे की। और ऐसी गैस दी बीजेपी के लोगों ने, ऐसे सिलेंडर बंटवाए कि गांव में कोई खाना नहीं बनवा पा रहा है, ना सिलेंडर भरवा पा रहा है, क्योंकि इनकी गैस से खाने का स्वाद ही बदल गया, स्वाद ही नहीं आ पा रहा है वो। इसे कोई महंगा सिलेंडर नहीं खरीद रहा है। बताओ कोई खरीद रहा हो तो बताओ, नहीं दोबारा भरवा पा रहे हैं। और मैं नौजवान साथियों आपसे कहना चाहता हूं, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही, दुनिया में इतनी बेरोजगारी कहीं नहीं है, कोई काम नहीं, नौकरी नहीं। क्या हालत होंगे बताओ, क्या होगा। 2014 का घोषणा पत्र भूल गई बीजेपी। यहां के सांसद जी बताएं कि 2014 का क्या था घोषणा पत्र, और 2019 तक कितना पूरा किया है। और नया ले आए 2019 का आप। 2019 में बताओ नौजवानों को नौकरी देने का क्या वादा किया आपने? कोई वादा नहीं। 2 करोड़ तो दी नहीं, और 2019 का जो घोषणा पत्र है वो भी धोखा है, उनका धोखे का घोषणा पत्र है, कोई संकल्प पत्र नहीं है वो। और फिर हम समाजवादियों ने कहा कि सामाजिक न्याय से होगा महापरिवर्तन। हम तो काम करते करते अपने आप को अगड़ा समझ लिए थे थोड़े दिन के लिए। हमने लैपटॉप बांटे, एक्सप्रेस वे बनाया, ये बरेली को हल्द्वानी जोड़ने वाला 4 लेन, बरेली से बदायूं को जोड़ने वाला 4 लेन। समाजवादी सरकार होती तो बरेली से पीलीभीत भी 4 लेन से जुड़ जाती, आपको जरूरत नहीं पड़ती किसी के सामने। ये बाईपास, ये आपके सांसद, आपके मंत्री ने नहीं बनाया बाईपास, ये नहीं बनाया इन्होंने। ये एनएचआई था उस समय की, अगर सरकार समाजवादी नहीं होती तो कभी बरेली का बाईपास नहीं बन पाता। समाजवादियों ने सरकार बनाई। और ओवरब्रिज कितने बने हैं? 7 बार सांसद बनाया, कोई ओवरब्रिज नहीं बनाया, बताओ। और वो भी समाजवादियों ने फ्लाईओवर बनाए बरेली के लोगों के लिए।
और आमला में भी इतना ही विकास हुआ है सपा बसपा के समय पर। बताओ फ्लाईओवर समाजवादियों ने बनाए कि नहीं बनाए? 100 नंबर की गाड़ी दी, एम्बुलेंस दी, अस्पताल नया बना दिया। और यूनिवर्सिटी में हमने ये अपनी बरेली की जो पहचान है, बरेली जिसकी वजह से जाना जाता है, हमने महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय में बरेली में आला हजरत के नाम पर शोध पीठ की चेयर हमने स्थापित की थी। और कथा वाचक पंडित राधे श्याम जी के नाम पर हमने शोध पीठ स्थापित की थी। और वो भी याद होगा आपको, आदरणीय वसीम बरेली साहब ने कहा था आला हजरत के नाम पर पीठ और पंडित राधे श्याम शोध पीठ हमने यहाँ पर यूनिवर्सिटी में स्थापित की। और बहुत सारे कैसे विद्यालय का और ब्रांच खुले, लेकिन सरकार ने नाम बदल दिया, नाम बदल करके अपना कर लिया। सुनने में आया कि काम तो नहीं किया, लेकिन नाम बदल बदल के अपने नाम काम कर रहे हैं। और बिजली की भी व्यवस्था बेहतर करने का काम शुरू कर देते। फ्लाईओवर इसलिए बनाया था बरेली शहर में कि जाम नहीं लगे। ये 7 बार के एमपी केवल जाम नहीं रोक पा रहे, बताओ, केवल जाम नहीं रोक पा रहे। काहे के सांसद हैं, आप मंत्री हैं, बताइए। बरेली में जाम लग जाता है, आपको खबर ही नहीं है। ये फ्लाईओवर इसीलिए बने थे कि बरेली के लोगों को जाम में ना फंसना पड़े, एक तरफ से जाएं दूसरी तरफ निकल जाएं। प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू लगाया, सबने झाड़ू लगाया, यहां के सांसद जी ने भी झाड़ू लगाया होगा, और नहीं झाड़ू लगाया होगा तो झाड़ू के संग तस्वीर खिंचाई होगी। खिंचाई कि नहीं खिंचाई, बताओ? और क्या कूड़ा खत्म हो गया बरेली का? भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अगर भाषण सुनोगे आप तो शौचालय से शुरू करते हैं, शौचालय पे खत्म कर देते हैं। और इनके बनवाए हुए शौचालय में अगर कोई गांव का आया हो तो बताओ, इनके बनवाए हुए शौचालय में पानी है कि नहीं है, बताओ? तो हमें कोई समझा दे। ये डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्टैंड अप इंडिया और बरेली भी शायद स्मार्ट सिटी की सूची में है। हमें लगता है स्मार्ट सिटी में यही होता होगा कि शौचालय में पानी नहीं होता। क्यों पत्रकार साथियों, यही तो स्मार्ट सिटी है कि शौचालय में पानी नहीं है। कितने स्मार्ट सिटी बन गई, बताओ? है क्या स्मार्ट सिटी? हमें लगता है स्मार्ट सिटी उसी को बोलते होंगे जब सड़क पे भैंस चलती होगी, उसी को स्मार्ट सिटी बोलते होंगे। बरेली में तो चलती है सड़क पे भैंस, के नहीं चलती, बताओ? तो हम जान गए कि स्मार्ट सिटी बन गया बरेली आपका। सोचो आप, जिनकी सब कुछ सरकार, सब कुछ, और उसके लिए कोई काम नहीं। जो बात मैं कह रहा हूं सामाजिक न्याय की, हम तो कहते हैं जिस बिरादरी के सांसद जी हैं उन्होंने अपनी ही बिरादरी को धोखा दे दिया, और ऐसे धोखा दिया हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहते हैं। हमें कोई नाराजगी नहीं है कि 10% आरक्षण मिला हो किसी को। हम तो कहते हैं 10 नहीं 15 कर दो, 15 नहीं 20 कर दो, हमें कोई नाराजगी नहीं है। हम वही कहना चाहते हैं आदरणीय भगवत सिंह गंगवार जी को, पहले आपके समाज के लोग मेहनत करते थे, पढ़ते थे, कंपटीशन करते थे और अपना पसीना बहाते थे, महंगी से महंगी पढ़ाई करते थे, अच्छी से अच्छी कोचिंग करते थे और मुकाबला कर करके जनरल में अपने आप को साबित कर देते थे कि हां हम भी बराबर हैं। लेकिन अब आप जनरल के बराबर नहीं खड़े हो सकते हो, आपको वापस अपने पीछे जाना पड़ेगा। जो आपको कैटेगरी मिली है उसी के आगे नहीं जा सकते हो। केवल पुलिस भर्ती का मैं कहना चाहता हूं, दलित और पिछड़े नौजवान 1700 निकाल दिए गए जो पुलिस भर्ती में हो गए थे। वो व्यवस्था बदल दी और व्यवस्था बदल गई
तो 1700 नौजवान जो पिछड़े थे, दलित थे, वो नौकरी नहीं पा पाए, उन्हें बाहर निकाल दिया गया पुलिस की भर्ती से। ये तो कमाल के सांसद हैं, अपने ही समाज को धोखा दे रहे हैं। अगर पढ़े लिखे हैं तो समझिए कि कैसा धोखा मिला है। न पढ़ाई में, न रोजगार में, कहीं नहीं मौका मिलेगा। अगर है उनके पास कोई जवाब तो हमें बता दो। और जवाब इसलिए नहीं है उनके पास, और जवाब आपको नहीं देंगे इसलिए क्योंकि उन्होंने 2 शपथ ली हुई हैं। वो भूल जाते हैं कि संविधान से कब चलना है और आरएसएस की शपथ से कब चलना है। ये 2 शपथ लेकर के काम कर रहे हैं। इन्होंने कभी संविधान नहीं माना, ना भारत के झंडे का कभी सम्मान किया, इसलिए धोखा दे रहे हैं। राष्ट्रवाद के नाम पर भी धोखा दे रहे हैं। तो सोचिए, आप जो धोखा देते हो अपने समाज को, और ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, इसलिए क्योंकि नई व्यवस्था के अंदर पढ़ाई और नौकरी में अब मौका नहीं मिल पाएगा। ये धोखा दिया है इन्होंने, और इसलिए क्योंकि 2 शपथ लेकर के ये आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए बरेली के लोगों से हम आपसे विशेष निवेदन करने आए हैं। इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा किसी को भी। और अभी तो थोड़ा बहुत समाजवादियों ने काम किया था, जब आपने कुछ विधायक और बड़ी संख्या में हमारी सरकार बनाने का काम किया था आसपास के लोगों ने। इसके बाद विधानसभा का चुनाव होना है। लोकसभा तो देश के चौकीदार का भाग्य तय करेगा। चौकी रहेगी कि नहीं रहेगी, कि चौकी छिन जाएगी। इसलिए चौकी छीनने का चुनाव है। बताओ, चौकी छीनोगे कि नहीं छीनोगे? ये तभी छीन पाओगे जब वोट पड़ने की आवाज आपके कान में चली गई हो। बताओ, उधर जो पहले चरण में वोट पड़े उसकी आवाज आपके कान तक पहुंची कि नहीं पहुंची? वहां वोट इतना तेज पड़ा है, इतनी तेज वोट की बारिश हुई है कि सब कुछ सुनाई दे रहा है यहां तक। बताओ, आप भी उतनी तेज बारिश करोगे वोट की कि नहीं करोगे कि आगे के चरण में सुनाई दे जाए? इसलिए हम आपसे उम्मीद करते हैं, इस भरोसे के साथ, कि बरेली भी जिताएंगे और बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी ऋषि वीरा जी आमला, उनको भी जिताएंगे। और ऐसे वैसे मत जिताइए, अच्छे वोटों से जिताइए। बोलो, जिताओगे कि नहीं जिताओगे? अरे कहां उनसे नया भारत बनवा रहे हो जो खुद पुराने हो गए हैं। अगर नया भारत बनाना है तो नए लोगों को मौका दीजिए, और नया प्रधानमंत्री बनेगा तभी देश का नया विकास होगा, वरना वही पुराना होता रहेगा। बोलो, नया प्रधानमंत्री दोगे कि नहीं दोगे? तो फिर इस महागठबंधन को जिताइए, एक एक वोट साइकिल और हाथी पर दीजिए। यही मैं निवेदन आप सबसे करने आया। मैं धन्यवाद देता हूं वसीम बरवली साहब का और अपनी पार्टी के सभी नेताओं का, सभी साथियों का। मैं जानता हूं हमारे नेताओं में भी कभी कभी तीर चल जाते एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन इस चुनाव में मुझे खुशी है इस बात की, सब एक साथ हैं। ये सब अलग अलग हैं, लेकिन सबके लिए साइकिल और हाथी है। कोई साइकिल हाथी से अलग नहीं है, सबके सब वोट वहीं पर डालने जा रहे हैं। इसलिए जो यहाँ भाईचारे की संस्कृति है, जो यहाँ से पैगाम जाता है मानवता का, प्यार का, मोहब्बत का, वो एक बार फिर जाए यहाँ पर। क्योंकि दूसरे लोगों की नजर में भेदभाव है। वो खाने के भेदभाव देखते हैं, पहनावे का भेदभाव देखते हैं, वो हर तरीके का भेदभाव नजर आ जाता है, रंग का भी। अगर उन्हें लाल बत्ती, हरी बत्ती दिखाई दे जाए तो पता नहीं क्या कहने लगे। उनका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए यहां से जिता करके एक एक वोट साइकिल और हाथी पे डाल देना, यही निवेदन मैं आप सबसे करना आया हूं। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सभी नेताओं का, कार्यकर्ताओं को, प्रत्याशियों के साथ।
हमारे युवा संगठनों के साथी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गदा भेंट करना चाहते हैं। मैं अनुरोध करूंगा हमारे युवा साथियों से, भाई वैभव गंगवार जी, मोहसिन खान जी, फैज मोहम्मद, अहमद खान टीटू, सैयद आकिब अली, आबिद अली, ये लोग आ जाएं।